हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ज्ञान पिपांशु क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण। जिस प्रकार कल आपने देखा स्वर के बारे में पूरी जानकारी ली, उसी प्रकार आज हिंदी वर्णमाला का क्या पढ़ रहे हैं हम, व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं। अब व्यंजन वर्ण पढ़ना है तो व्यंजन वर्ण की हमें पूरी डिटेल जानकारी होनी चाहिए। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये जान लीजिए कि अब हम कैसे समझाते हैं आपको, क्या आपको समझ में आता है। तो व्यंजन वर्ण पहले तो जानेंगे कि व्यंजन वर्ण का किसका बेटा, व्यंजन वर्ण का शुद्ध रूप। व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है, तो शुद्ध रूप जो होता है बेटा वो हलंत होता है। क्या होता है, हलंत होता है, जिसका सिंबल होता है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो व्यंजन वर्ण, इसीलिए व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं, संस्कृत में हल कहते हैं। व्यंजन वर्ण को संस्कृत में क्या कहते हैं, हल कहते हैं। व्यंजन वर्ण को संस्कृत में क्या कहते हैं, हल कहते हैं। क्या कहते हैं, हर। जिस प्रकार स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों, अच कहते हैं, उसी प्रकार स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। और व्यंजन वर्ण को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। क्या कहते हैं, हल। अब देखिए, इसीलिए कहा गया है व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है, हलंत रूप होता है। इसका मतलब क्या होता है कि व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए, किसको, व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए बेटा क्या करते हैं, व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी, स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। क्या होती है, लेनी पड़ती है। किसको बोलने के लिए, तो ध्यान रखना, व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, लेकिन बेटा स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। तो व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है, हलंत रूप होता है। और व्यंजन वर्ण में ध्यान रखना, संधि विच्छेद में काम आएगा। व्यंजन वर्ण में क्या छिपा होता है, आ, मतलब लघु स्वर छोटा आ छिपा होता है। व्यंजन में क्या छिपा होता है, छोटा आ छिपा होता है। जिस प्रकार जैसे हम किसी शब्द का राम है, राम का हम करें, राम का विस्तारित रूप देखा जाए तो क्या होगा, राम का विस्तारित रूप क्या होगा, तो रा लिखेंगे, रा में हलंत जब लगा देंगे तो आधा लीटर पड़ा जाएगा। फिर क्या होगा, आ निकलेगा और मात्रा बड़ा आया है तो बड़ा हो गया, प्लस माँ लिखेंगे, हलंत लगाएं, फिर क्या निकल आएगा, राम। तो राम इस तरह से लिखा जाएगा, राम का विस्तारित रूप। इसलिए कहा गया है व्यंजन वर्ण में क्या छिपा होता है, आ छिपा होता है। आपको दिखाई दिया। अब आइए व्यंजन वर्ण की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों, व्यंजन वर्ण। अब व्यंजन वर्ण जो स्टार्ट होता है वो व्यंजन वर्ण जो होगा का से लेकर के कहाँ तक होगा, ज्ञा तक। व्यंजन वर्ण कहाँ से कहाँ तक होगा, का से लेकर के का से ज्ञा तक होता है। और आपका एक लेटर देखने को मिलता है स्रा। इस प्रकार व्यंजन वर्ण को हमें पढ़ना है। तो आइए देखते हैं व्यंजन वर्ण। आइए बच्चों, आप देखिए, आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण क्या होता है, का से लेकर के स्रा तक हमें ध्यान से पढ़ना है जो व्यंजन वर्ण होते हैं। अब व्यंजन वर्ण की हम बात करें तो का, खा, गा, घा, अंगा। तो बच्चों ध्यान रखना कि व्यंजन वर्ण में, किसमें बेटा, व्यंजन वर्ण में कुल 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं। व्यंजन वर्ण में कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग, जो का से लेकर के कहाँ तक होते हैं, मा तक। ये व्यंजन वर्ण होते हैं, जो कुल 5 वर्ग होते हैं व्यंजन वर्ण में। और कहाँ से कहाँ तक, का से मा तक, जिनकी संख्या आपको दिखाई देगी 25। जिनकी संख्या कितनी दिखाई देगी, 25। अर्थात इन्हीं को व्यंजन वर्ण के कुल 5 वर्ग को बेटा ना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। तो आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, तो आपको दिखाई देगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। लेकिन बेटा हम यहाँ पर देखिए एक पढ़ते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या पढ़ते हैं, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। यहाँ नीचे लिख देते हैं उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, एक तो
ये वाला लेटर होता है और ये वाला। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, इसको ध्यान सुनना। इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इस प्रकार इन्हीं स्पर्श व्यंजनों में द्विगुण व्यंजन आ जाता है तो टोटल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है, 27। जब हम स्पर्श व्यंजनों में ही या हिंदी वर्णमाला के कुल 5 वर्ग में जब द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन ले आते हैं तो उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 27। इस प्रकार स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या याद रखना है, 27। नहीं ऑप्शन में क्या बताना है, 25। आइए आगे की चर्चा करते हैं। तो देखिए ये अब कह रहा है कि ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है, अर्थात इनको हम कहाँ कहाँ से या मुख के किन किन स्थानों से बोलने का काम करते हैं। तो इसको बच्चों क्या कहते हो आप, का वर्ग कहोगे। क्या कहोगे, का वर्ग। ये कौन सा वर्ग होगा, चा वर्ग होगा। ये कौन सा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा। क्या होगा, टा वर्ग। और ये क्या होगा, ता वर्ग होगा। और ये क्या होगा, पा वर्ग होगा। क्या होगा, पा वर्ग। तो आपने देखा तो हिंदी में जो व्यंजन वर्ग होते हैं, व्यंजन वर्ग होते हैं 5, वो क्या होते हैं, का चा टा ता पा। क्या होते हैं, का चा टा ता पा। इसी को संस्कृत में हम कु चू टू तू और पू के नाम से जानते हैं। ये 5 वर्ग संस्कृत के हैं, कु चू टू तू पू के नाम से हम जानते हैं। चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अब इन्हीं 5 वर्ग को हम किस स्थानों से बोलते हैं, तो बोलने का तरीका देखिए, वो 5 स्थान आपको याद रखना है। एक तो आपका होगा तालु। तालु से बोले जाने वाले वर्ण, मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण, किससे, मूर्धा से, जिसको मूर्धन कहते हो। ओष्ठ से बोले जाने, दंत से, किससे, दंत से बोले जाने वाले, और कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। तो ये 5 स्थान हैं जो हम इन 5 वर्गों को बोलने का काम करते हैं। ध्यान से सुनना। अब हम देखिए, हम यदि का वर्ग को का खा गा घा अंगा पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, का खा गा घा अंगा। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, का खा गा घा अंगा पढ़ रहे हैं। तो अर्थात हमने देखा का वर्ग को बोलने पर कि हमारा मुंह खुला का खुला रह जा रहा है, इसलिए वो कहाँ से बोले जा रहे हैं, कंठ से। और ये भी आपको आप देख रहे होंगे का, तो आपका मुंह खुला का खुला रह जा रहा है, तो किस वर्ग का हो गया, का खा गा घा अंगा, तो का वर्ग हो गया। इसको हम कहाँ रखेंगे, तो हमारा देखिए कंठ, क्योंकि गले से हमारी वायु निकल रही है और मुख से निकल जा रही है, तो क्या कहेंगे, कंठ। क्या कहेंगे, कंठ मूल वर्ण। क्या कहेंगे, कंठ मूल वर्ण। तो कंठ मूल वर्णों की संख्या कितनी दिखाई दी आपको, 5 दिखाई दी। अब देखेंगे हम बोलेंगे कौन सा बोल दें, चलो कुछ भी बोल देते हैं। यदि बच्चा हमें चा वर्ग बोलना है, चा बोलना है जो चा बोलते हैं, तो देखिए हमारी जीभ का ये बीच वाला हिस्सा हमारी ऊपरी तालु के छत से जाकर के वापस आ रहा है। बोलो चा छा जा झा इया, चा छा जा। तो ये किससे हो गया, तालब्य मूल। क्या हो गया, या तालु से बोले जाने वाले तालब्य मूल वर्ण हो गए। क्या हो गए, तालब्य मूल। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए टा वर्ग को बोलिए, तो टा ठा डा ढा। तो क्या हो रहा है कि जब हम टा वर्ग को बोल रहे हैं तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा अंदर की ओर गोल गोल होकर हो जा रहा है और झटके से बाहर आ रहा है। कैसे आ रहा है, बोलो टा ठा डा ढा अड़ा। तो इसको हम क्या कह देते हैं, मूर्धन। क्या कह देते हैं, मूर्धा वर्ण कह देते हैं। क्या कहते हैं, मूर्धा या मूर्धन मूल वर्ण कह देते हैं। अब जैसे हमें ता वर्ग को बोलना है, किसको बोलना है, ता वर्ग। जो ता वर्ग है बाबू ना, उसको बोलिए, देखिए ता था दा धा। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा, प्रैक्टिस करिए, 2-4 बोलिए, अपने आप समझाएगा कि जब ता वर्ग को बोलते हैं तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा ऊपरी तालु के दांत को टच करके और मसूड़ों को टच होकर के बाहर आ रहा, अंदर की ओर भाग रहा है। बोलो ता था दा धा। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये दंत मूल हो गया, क्योंकि ये दांत को, हमारी जीभ दांत को छू कर है, दंत मूल वर्ण हो गए। ये समझ में आया होगा। अब आपके पास है पा वर्ग। अब पा वर्ग भैया देखिए, तो पा वर्ग को बोलते हैं तो आपके दोनों ओंठ आपस में चिपक जा रहे हैं।
पा वर्ग बोलते हैं तो आपके दोनों ओंठ आपस में चिपक जा रहे हैं, अर्थात हम कह दें कि चुम्मी चुम्मा वाले वर्ण। कैसे चुम्मी चुम्मा वाले वर्ण? तो बोलो पा, फा, बा, भा, मा। तो अर्थात इसको क्या कहेंगे? ओष्ठ मूल वर्ण। क्या कहेंगे? ओष्ठ मूल वर्ण। आशा करता हूँ कि ये जो स्पर्श व्यंजन हमने देखा, इनको बोलने का तो स्थान हमने सीखा। कैसे सीखा? का वर्ग में हमारा मुंह क्या होगा? का, खा, गा, घा, अंगा। अर्थात हम का वर्ग बोल रहे हैं तो हमारा मुंह खुला का खुला रह गया और गले से हमारी कुछ ताकत पड़ रही, वायु बाहर निकल रही, तो क्या हो गया? कंठमूल। इसी को गले से बोले जाने वाले वर्ण कहेंगे। चा वर्ग को बोलते हैं तो चा, छा, जा। आपकी जीभ का बीच वाला हिस्सा आपकी ऊपरी तालु के छत को टच करके नीचे आ रहा। चा, छा, जा, झा, या। तो देखिए क्या हो गया? तालब मूर्ण हो गया। उसके बाद मूर्धा। हमने कहा कि मूर्धा वो वर्ण होंगे जिन लेटरों को बोले तो हमारी जीभ अंदर की ओर गोल गोल होकर जाए और झटके से बाहर आवे, वो क्या हो जाएगा? मूर्धन्य मूल वर्ण हो जाएगा। अब उसके बाद दंत। जीभ का अगला हिस्सा जब आपके ऊपरी तालु को ऊपरी दांत के ऊपरी छत के दांत और मसूड़ों को टच होकर आए, बोलो ता, था, दा, धा, ना। तो देखिए इसको क्या कहते हैं? दंत मूल। और ओष्ठ मूल वाला तो समझ में आ हो गया कि जब हमारा दोनों ओंठ आपस में चिपक जाए। पा, फा, बा, भा, मा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये स्पर्श व्यंजन आपको अच्छे समझ में आ गए हैं कि कौन सा लेटर कहाँ से बोला जा रहा है। अब देखिए पा, फा, बा, मा हो गया तो आता है या, रा, ला, वा। या, रा, लावा। तो यारा लावा को बेटा हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी मिल गई बाबू? 4 मिल गई। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी मिल गई? 4। या, रा, ला, वा, इसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इसी को इनमें से या और वा को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। या और वा को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। इसको हम समझाएंगे। इसके बाद है ये तीनों सा हैं और खा हैं, इनको हम क्या कहते हैं? उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इनकी भी संख्या कितनी है बेटा? 4 है। उष्म या संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी मिल गई? 4 मिल गई। अब यहाँ से देखते हैं आपके पास क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अगले छ, त्र, ज्ञ और सरा, इन व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं, या इन्हीं को संयुक्त वर्ण भी कह देते हैं, जो किसी से संयुक्त होकर बने हैं। और इनकी संख्या भी बाबू कितनी है? 4 है। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई। हमने कहा या और वा को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या और वा को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। तो यहाँ देखा जाए या और वा को क्या कह देते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। अब ये अर्ध स्वर कैसे कहते हैं? जैसे आप लिखते हो कौवा। क्या लिखते हो? कौआ। क्या लिखते हो? कौवा। कौवा लिखते हो, इसको क्या लिखोगे? कौवे। क्या लिखोगे? कौवे। तो देखिए यहाँ पर आ निकला, ऐसा भी माना जाता है, कौवा ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे, इसलिए इनमें क्या है? आधे स्वर हैं। उसी तरह से आप देखा जाए जैसे महिलाएं लिखते हैं। क्या लिखते हैं? महिलाएं। क्या लिखते हैं? महिलाएं ऐसे भी लिखते हैं और महिलाएं ऐसे भी लिखते हैं। महिलाएं ऐसे भी लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर या है कि नहीं है? या है, यहाँ पर ए है, तो ये व्यंजन हो गया और ये क्या हो गया? स्वर। इसलिए या और वा को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ला हो गया। ला को हम क्या कहते हैं? ला को बेटा हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। या यहाँ ना लिख करके हम यहाँ लिख देते हैं। देखो यहाँ लिख देते हैं, रुक जाइए। समझ में आ रहा बच्चों ना? चलिए, बहुत अच्छा समझ में आना चाहिए। तो हमने कहा ला को हम क्या कहते हैं बेटा? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ला को क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और आपके पास बचा क्या? ला
ला, रा, सॉरी, रा है, रा को क्या कहते हैं, ला को कहते हैं हम लुंठित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित, लुंठित वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? लुंठित वर्ण। अब लुंठित वर्ण कैसे कहते हैं? जैसे बोलते हैं तो इसमें देखिए वाइब्रेशन होता है, रा रा रा, इसलिए क्या कहते हैं इसको? लुंठित वर्ण कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब ये उष्म व्यंजन क्या है या संघर्षीय व्यंजन, तो आपके तीनों सा हैं और क्या हैं? हाँ हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। चलिए, धन्यवाद। अब देखिए बच्चों, क्या करना है, इसमें से थोड़ा सा हम इन 5 वर्ग को ना एक सिस्टम से आपको सिखा देते हैं। एक सिस्टम से आपको सिखाने का काम करते हैं। वो कैसे हम सीखेंगे, हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे, हमारे बच्चे कैसे सीखेंगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो इसको हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको भी हटा देते हैं। अब यहाँ से देखिए, इसको आप ऐसे बढ़िया सा कॉलम बना लीजिए, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर बच्चों आपको याद करना है ना, तो आप ऐसे एक चार्ट पेपर में जहाँ आप पढ़ाई करते हो वहाँ पर बनाकर चिपका लीजिए, बहुत काम आने वाला है। तो देखिए, अब हम यहाँ पढ़ते हैं क्या, प्राण तत्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्राण तत्व। जैसे आपने प्राण तत्व कितने होते हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। प्राण तत्व पढ़ते हैं। अब देखिए, अल्प प्राण की संख्या क्या पढ़ना है? 30 पढ़ना है। कौन कौन से होते हैं हम वो आपको बताएंगे। महाप्राण। तो पहले हम फिगर से समझाते हैं क्या, अल्प मतलब प्राण तत्व। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्राण तत्व पढ़ेंगे। अब प्राण तत्व क्या है, तो प्राण तत्व 2 होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण, जैसे आपको दिखाई दे रहा। अच्छा, प्राण, प्राण जो है बेटा वायु का पर्यायवाची है, ये भी ध्यान रखना, प्राण वायु का पर्यायवाची है। अर्थात हम कह दें कि जिस लेटर को बोलने पर हमारे मुख से कम वायु निकले वो अल्प प्राण आता है, और अधिक वायु निकले तो क्या होगा? महाप्राण होगा। अब तो हम याद रखना, देखो अल्प प्राण क्या है? किसी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। किसी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण। याद कैसे करना है? आ मा आ। देखो, आ मा आ। तो देखिए, पहला, तीसरा और 5वां, ये चौथा है, ये दूसरा है। तो किसी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या कह रहा है? अल्प प्राण कह रहा है। क्या कह रहा है? अल्प प्राण। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान दें, तो इसको हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। क्या कहेंगे? अल्प प्राण। फिर महाप्राण, फिर क्या कहेंगे? अल्प प्राण। देखो यहाँ क्या मिला आपको? अल्प प्राण। क्या मिला? फिर यहाँ क्या मिला? महाप्राण। क्या मिल गया बेटा? महाप्राण। फिर क्या मिलेगा? अल्प प्राण, अल्प प्राण। फिर क्या मिलेगा? महाप्राण। क्या मिलेगा? फिर क्या मिलेगा? अल्प प्राण। आपको दिखाई दिया। तो किसी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ठीक है ना। और देखिए, दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। यहाँ देखा, पहला और तीसरा क्या होता है? अल्प प्राण। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। अभी हम और भी आपको सिखाएंगे। अब देखें, इसके बाद हम पढ़ेंगे घोष तत्व। क्या पढ़ेंगे? घोष तत्व। जैसे प्राण तत्व पढ़े, वैसे हम क्या पढ़ते हैं बेटा? घोष तत्व। आपके पास एक फिगर तैयार हो गया, घोष तत्व। क्या मिल गया? घोष तत्व। ये 2 होते हैं, एक तो होता है अघोष। क्या होता है? अघोष होता है। और क्या होता है? एक सघोष। अघोष और सघोष। तो सघोष को बेटा हम घोष भी कह देते हैं। सघोष को क्या कह देते हैं? घोष वर्ण। ठीक है ना। देखिए, अघोष आपने देखा और सघोष देखा। अघोष तो क्या कह रहा है? किसी वर्ग का जो है, किसी वर्ग का पहला और दूसरा लेटर क्या होता है? अघोष होता है। तो मतलब कि ये क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अघोष। और सघोष में देखें, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण क्या होता है? सघोष। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण क्या हो गया? सघोष हो गया। आशा करता हूँ कि ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। हमने कहा ये तो आपका मूर्धन वाला समझ में आ गया है, बोलने वाला जो भी है स्पर्श व्यंजन। अब प्राण तत्व कितने होते हैं? 2, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो किसी वर्ग का पहला,
तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण होता है। साथ में दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण। लेकिन उसी प्रकार हमने कहा घोष तत्व। घोष तत्व हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अघोष होता है, दूसरा सघोष, जिसे हम घोष के नाम से भी जानते हैं। तो अघोष वर्ण क्या होंगे? तो आपको याद रखना, दिखाई दे रहा है किसी वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, अर्थात किसी वर्ग का पहला, मतलब का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, ये क्या हैं? ये क्या हैं? अघोष हैं। कौन कौन से? का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, ये क्या है? अघोष। सघोष कौन से हैं? किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या होता है? सघोष। जैसे गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, डा, ढा, णा, दा, धा, ना, बा, भा, मा, ये क्या है? आपके अल्प प्राण हैं। ठीक है ना? तो आपको इतना समझ में आया। और इसी को देखिए, इसको थोड़ा सा देख लें कि किसी वर्ग का पांचवा अक्षर, किसी वर्ग का पांचवा अक्षर जो होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं किसी वर्ग का पांचवा, किसी वर्ग का पांचवा अक्षर या वर्ण क्या कहलाता है? नासिक वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? नासिक वर्ण कहलाता है। और इसी नासिक वर्ण को संस्कृत में बेटा ना हम पंचमा अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमा अक्षर कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अब आइए देखते हैं कि अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13। अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। एक सेकंड। अघोष वर्ण की संख्या कितनी होती है? 13। वो हमें अघोष वर्ण देखना है। तो देखिए, किसी वर्ग का पहला और दूसरा, तो पहला और दूसरा मतलब जो है स्पर्श व्यंजन है 1, 2, 3, 4, 5, और इसमें अघोष कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। 10 तो क्या हो गए बेटा? 10 तो ये हो गए अघोष, और 3 आपके ये दिखाई दे रहे हैं। तो 10 + 3 कितने हो गए? 10 + 3 कितने हो गए? 13 हो गए। समझ में आया कि मतलब अघोष वर्ण जो हैं किसी वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और दूसरा मतलब का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, मतलब 2, 4, 6, 8, 10। 10 तो क्या हो गए? अघोष हो गए। 10 क्या हो गए? अघोष, +3 ये तीनों 7, तो 10 और 3 कितने हो गए? 13। ये समझ में आ गया। तो बच्चे टोटल अघोष वर्णों की संख्या क्या मिल गई हमको? 13 मिल गई। फिर हम देखते हैं सघोष वर्ण। क्या है? सघोष वर्ण है। क्या है? सघोष वर्ण है। और सघोष वर्ण की संख्या कितनी हो रही है? 31 हो रही है। उसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। तो किसी वर्ग का सघोष, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, अर्थात तीसरा, चौथा, पांचवा, 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 तो 3 है और 5 वर्ग हैं। 3 × 5 = 15। तो ये कितने हो गए बेटा? ये कितने हो गए? 15। ये कितने हो गए? 15 हो गए। कितने? 15। और सभी स्वर देखिए, जो ये आपके हुए हैं वो कितने हुए हैं? 15। तो किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण मिलाकर कितने लेटर बने? 15। सभी स्वर क्या हैं? 11 हैं, तथा आपके हैं अंतस्थ व्यंजन और साथ में हा है। तो कितने हो गए? ये आपके 5 हो गए। तो 5 हो गए, तो 15, 15, 5, 20 और 11 कितना? 31। तो टोटल वर्ण कितने हो गए? 31। स्वर की संख्या यहाँ कितनी मार रहे हैं? 11। ये मूल स्वर है ना, मूल स्वर संख्या कितनी? 11। तो इस प्रकार सघोष वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 11। अब हम बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 30 है। अल्प प्राण की संख्या कितनी है? 30 है। अल्प प्राण कौन होते? कौन से? किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, तो कितने हैं? मतलब हमें यहाँ से 5 वर्ग हैं, पहला, तीसरा, पांचवा, एक में 3, 1, 2, 3, ये क्या है? अल्प प्राण है। तो 3 × 5 = 15। अल्प प्राण की संख्या कितनी आ गई? अल्प प्राण की संख्या आ गई 15। और आपके अंतस्थ व्यंजन है 11 लावा, 11 लावा कितने हैं? 4 हैं।
प्लस सभी स्वर, सभी मतलब 11 क्या पढ़ना है, 11 स्वर, तो 11 स्वर हो जाएंगे। इसको देखा जाए तो 5 4 9 1 10 0 2 1 3, तो टोटल अल्प प्राण की संख्या कितनी आई, 30 आ गई। कितनी आ गई, 30 आई। चलो अब हम देखते हैं महाप्राण। महाप्राण की संख्या कितनी याद रखना है, 14। महाप्राण संख्या कितनी आई, 14। महाप्राण कौन से होते हैं, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा, तो दूसरा और चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, दूसरा चौथा, कितने वर्ग हैं, 5, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 पंचे 10, तो आपके ये दूसरा और चौथा वर्ण जो है महाप्राण है, उनकी संख्या कितनी निकली, 10। और ये तीनों सा और हा, जिसको हम क्या करें बेटा, उष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी है, 4। टोटल कितनी हो गई, 14। इस प्रकार महाप्राण की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ पॉइंट्स और छूटे हैं, उसको हम बताने का काम करते हैं। तो देखिए क्या बताना है मुझे, संयुक्त व्यंजन, क्या पढ़ना है, संयुक्त। जैसे आपने स्वर में संयुक्त स्वर पढ़ा था, उसी प्रकार व्यंजन वर्ण में हम संयुक्त व्यंजन पढ़ने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा इधर हटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं संयुक्त व्यंजन। अच्छा ये संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त है किसी के योग से बने होंगे। तो जैसे संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी याद रखना है, 4। वो कौन कौन से है, क्षत्रिय वाला छा है, क्षत्रिय वाला छा है, क्या है, क्षत्रिय वाला छा है, त्रा वाला त्रिशूल वाला त्रा है, ज्ञा वाला ज्ञानी वाला ज्ञा है, और श्री वाला श्रा है। ये 4 लेटर आपके हैं संयुक्त व्यंजन। ये किसके योग से बने हैं, बढ़िया से ध्यान से सुनना। ये लेटर जो है ना किनके योग से बने हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना मेरी बात। बस आपका जान लीजिए कि वर्णमाला पूरा तैयार हो जाएगा। और बेटा किसी भी परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। जैसे क्षत्रिय वाला छा है, ये किनके योग से बना है, तो का प्लस षष्ठी सा। ये क्षत्रिय वाला छो बना है, वो क्या बना है, का प्लस षष्ठी सा से। और त्रा जो बना है, ता प्लस रा से बना हुआ है। किससे बना है, ता प्लस रा से मिलकर क्या बना, तरा, इसलिए क्या हुआ है, संयुक्त। और ज्ञा जो बना है वो जा प्लस किससे मिलकर बना है, इया से मिला है। और श्रा तो बड़ा सा प्लस किससे मिला है, रा से। चलो ये तो हमें समझ में आया, कि सर क्षत्रिय वाला छा का प्लस षष्ठी सा से मिला है, त्रा वाला त्रा जो बना है ता प्लस रा से मिलकर बना है, ज्ञानी वाला ज्ञान जो बना है जा प्लस इया से बना है, और श्रा सा प्लस रा से बना हुआ है। अब आपसे यहाँ से अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि हिंदी वर्णमाला में क्षत्रिय वाला छा किस वर्ण के बाद आता है और किस वर्ण के पहले आता है। तो देखिए ये क्षत्रिय वाला छा का वर्ण के क्या आएगा, का वर्ण के बाद आएगा, और सा वर्ण के क्या आएगा, इसके पहले आएगा। क्या आएगा, पहले। तो अब इसी समझ में आ गया। उसी प्रकार त्रा जो है ता वर्ण के बाद आएगा, के बाद आएगा, और रा के क्या आएगा, रा के पहले आएगा, उसी प्रकार यहाँ ज्ञानी वाला ज्ञान किस वर्ण के बाद आता है, तो कहोगे गुरुजी जा के बाद आता है। और इया के पहले कौन आता है, ज्ञा, तो इसके पहले आता है, क्या आता है, पहले आता है। उसी प्रकार हम यहाँ देखें, इसके क्या आता है, श्रा, बड़ा सा के बाद और रा के पहले, ठीक ना। हमें वर्णमाला में जाकर नहीं देखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो व्यंजन वर्ण आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जिन बच्चों को तैयार करना है वो ऐसे चार्ट बना करके जहाँ आप पढ़ाई करते हो ना बेटा, वहाँ पर इसको रखना। सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन। देखिए इनका प्रयोग जो द्विगुण व्यंजन है, इसको हटा दे बेटा, ठीक, हटा दे रहे हैं, चलो बहुत अच्छा। अब देखते हैं हम क्या, जो द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन लिखे हैं। द्विगुण व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन
द्विगुण व्यंजन या इसी को क्या कहते हैं, उच्चक्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। और इनकी संख्या आपने पढ़ा कितनी होती है, 2। एक तो होता है ये वाला नीचे बिंदी और एक ये ढक्कन वाला के नीचे बिंदी। तो ये कैसे व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन। इनका प्रयोग कहाँ होता है, जैसे मुझे लिखना है लड़का, तो मैं लड़का तो ऐसे नहीं लिखूंगा ना, लेकिन इसके नीचे क्या लगाऊंगा, नुक्ता चिन्ह लगाऊंगा, लड़का। जिस प्रकार आप कहते हो पढ़ना, क्या लिखते हो, पढ़ना। तो आशा करता हूँ कि ये आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। हो सकता है हमारे मार्गदर्शन में आपके द्वारा किसी बच्चे का भविष्य बन जाए और उसका भविष्य संवर जाए इसको पढ़ करके। तो धन्यवाद, और आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।